हेलो एंड वेलकम टू विन साइंस। आज के इस नए लेक्चर में सभी का स्वागत है। और इस प्यारे से सेशन में आज हम कई सारी चीज़ें जानने वाले हैं। मेनली हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने डाइजेशन ख़त्म किया है और उसके बाद हमने ख़त्म किया है रेस्पिरेशन। अब इस टॉपिक में हम जानने वाले हैं कि प्लांट्स में किस तरीके से होता है ट्रांसपोर्ट और एनिमल्स में किस तरीके से होता है ट्रांसपोर्ट। तो ये सब पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं स्टार्टिंग कहाँ से हुई। तो हम लिविंग एनिमल्स है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, तो इससे स्टार्टिंग हुई। हम लिविंग है, हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, और कुछ चीज़ें होती है जो हमारे लिविंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, हमारे सस्टेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, हमें ज़िंदा रखने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है। और वो है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाना, पानी पानी उसके बाद जो आता है वो है, एक मिनट रुक जाओ, हाँ। तो पहला आता है खाना पानी, उसके बाद आता है हवा। तो हवा एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। खाना पानी हवा, हवा मतलब ऑक्सीजन। तो फॉर एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन देयर इज़ नीड ऑफ फूड और ऑक्सीजन। तो अब हमने अब तक जाना है कि डाइजेशन में फूड आ जाता है, और फिर रेस्पिरेशन में हमने जाना कि ऑक्सीजन का किस तरीके से यूज़ होता है, किस तरीके से हम ऑक्सीजन ले लेते हैं। हमने लंग्स के बारे में पढ़ा है। अब ये सब तो ठीक है, लेकिन हमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? बिकॉज अगर इतना बड़ा एनिमल है और सिर्फ यहाँ पर ही उसकी नाक है, तो इस वाले ऑर्गन तक सांस जानी चाहिए, या फिर इतना सा ही मुंह है तो यहाँ तक भी फूड जाना चाहिए। तो ये ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटेट करने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन पढ़ने की ज़रूरत है। फूड का ट्रांसफ़र फैसिलिटेट करने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन पढ़ने की ज़रूरत है। तो हमारे पास इस टॉपिक में दो ट्रांसपोर्टेशन है, एक प्लांट्स में और दूसरा एनिमल्स में। तो प्लांट्स में हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल्स के बारे में एनिमल्स में हम लोग ब्लड, हार्ट, वो सब चीज़ें पढ़ेंगे। आपके टेक्स्ट बुक के अनुसार पहले ह्यूमन बींग्स में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बताया गया है, लेकिन आप लोगों के बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स स्टार्टिंग में रखा है। अब ये मैंने क्यों किया? बिकॉज देखो, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और वो आप लोगों को ऐसे ही आ जाने वाला है, ईजी भी है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स छोटा है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और चांसेस है कि आप लोग उससे ही इग्नोर कर दो। तो बिना किसी देरी किए स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, जो बहुत ज़्यादा बोरिंग टॉपिक है इसलिए मैंने उसे पहले रखा है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, जो बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स ये हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि देखो प्लांट होता किस तरीके से है। देखो, अब इसका मतलब ये नहीं है कि सर आप लोगों को क्या प्लांट के बारे में कुछ भी नहीं पता। देखो, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़े, कंसेप्ट ठीक हो। तो देखो, कुछ इस तरीके से एक प्लांट होता है, उसके यहाँ पे होते हैं कुछ लीव्स, राइट, कुछ लीव्स। अब ये बाकी का बचा हुआ प्लांट मैं नहीं ड्रॉ करूँगा, सीधे यहाँ पे एक होता है उसका फूल। और चलो, ये लीव्स हो गए, फूल हो गए, एक फ्रूट भी ड्रॉ कर लेते हैं चलो साथ साथ। तो कुछ इस तरीके का ये वाइट कलर का फ्रूट होता है। अब ये एप्पल का फ्रूट है, मुझे एप्पल ड्रॉ करना नहीं आता, रुक जाओ, हाँ। तो ये एप्पल का फ्रूट है, तो ये फ्रूट होता है, और ये होती है उसकी रूट्स, ये होती है उसकी स्टेम, ये होते हैं उसके लीव्स, ये होती है उसकी ब्रांच, ये होता है उसका फ्लावर, और ये होता है उसका फ्रूट। अब हर किसी चीज़ का ना एक फंक्शन है। जैसे इस फ्रूट का फंक्शन है कि वो स्टोर करेगा खाना, रूट का फंक्शन है कि वो खाना एब्जॉर्ब करेगा, इस लीव का यूज़ है कि वो फोटोसिंथेसिस करेगा और खाना बनाएगा। अब ये खाना यहाँ पे बन रहा है लेकिन स्टोर यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ लाने के लिए एक ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। पानी यहाँ से एब्जॉर्ब हो रहा है लेकिन लीव्स तक पानी ले जाने का काम स्टेम के थ्रू हो रहा है।
तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हमें काम में आता है। तो हम ये जानने वाले हैं, प्लांट्स टेक इन सिंपल कंपाउंड सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड फोटोसिंथेसिस साइज एनर्जी। तो जब प्लांट्स बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें लेते हैं जैसे CO2, H2O, और इससे बना देते हैं क्या, ग्लूकोज और O2 और एनर्जी, और इसके बीच में आ जाता है क्लोरोफिल और सनलाइट। तो कुछ इस तरीके से फोटोसिंथेसिस होती है। काफ़ी सिंपल चीज़ें लेके प्लांट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें बना देता है जो स्टोर होती है ऑर्गन्स में, जो है लीव्स। लेकिन जब फ्रूट बनता है तो फ्रूट के अंदर भी चीज़ें स्टोर होने स्टार्ट कर देती है। अदर काइंड ऑफ रॉ मटेरियल्स नीडेड फॉर बिल्डिंग प्लांट बॉडीज will also have to be taken up separately. For plants, the soil is the nearest and richest source of raw materials like nitrogen, phosphorus and other materials. तो देखो, कई सारी चीज़ें जो है प्लांट जो मतलब हवा से ले लेता है, जैसे स्टोमाटाज के थ्रू आ जाती है चीज़ें, लेकिन जो सबसे मेन जो मटेरियल्स की जो सोर्स है तो वो आ जाता है हमारा सॉइल, और सॉइल के थ्रू हमें मिल जाता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और कई सारे अदर एलिमेंट्स, कई सारे अदर मटेरियल्स जो है रॉ मटेरियल्स। तो हमें उसका सबसे ज़्यादा रिचेस्ट सोर्स जो है तो वो है सॉइल। तो देखो यहाँ पे मैंने सॉइल लिख दिया है। तो सॉइल से हमें मतलब प्लांट को कई सारी चीज़ें मिल जाती है, और ये मिनरल्स का जो एब्जॉर्प्शन है सॉइल से प्लांट्स में, तो वो फैसिलिटेट होता है रूट से। तो रूट से एब्जॉर्प्शन होता है। अब इफ़ द डिस्टेंस इज़ लेस, अब देखो अगर हमारा प्लांट इतना बड़ा ना होके, हमारा प्लांट सिर्फ शायद चलो इतना ही बड़ा है, ये हो गई उसकी रूट्स, ये हो गई सॉइल, और समझो ये इतना सा ही प्लांट है। तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस कम होने की वजह से काम डिफ्यूजन से भी चल जाएगा। अब डिफ्यूजन मतलब क्या, डिफ्यूजन मतलब एक सेल से, चलो डिफ्यूजन में आप लोगों को ड्रॉ करके दिखा दूँ। ये एक सेल है, दूसरा एक सेल है, सेल्स कुछ इतने बड़े होते हैं। तो एक सेल से दूसरे सेल में सेल वॉल के थ्रू से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू अगर कुछ चीज़ जा रही है साइटोप्लाज्म में से, तो उसे हम कह देते हैं डिफ्यूजन। तो चीज़ें डिफ्यूजन से भी चली जाएंगी। लेकिन अगर बहुत बड़ा है, जैसे अमेज़ॉन के जंगल में कुछ पेड़ जो होते हैं वो 200-200 मीटर ऊंचे होते हैं, तो उनमें किस तरीके से आप करोगे ट्रांसपोर्टेशन। तो उनके लिए जो है ना, वहाँ पे स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का ज़रूरत पड़ता है। अब ये स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स क्या है, तो वो मेनली दो टिश्यू सिस्टम्स है, तो उनके बारे में हम जानेंगे। प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल मूव एनर्जी स्टोर्स फ्रॉम लीव्स एंड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम रूट्स। तो ये जो एनर्जी स्टोर्स जो है, इसका मतलब क्या कि एनर्जी बेसिकली जो फूड जो बना है तो वो रूट से लीव्स तक, या फिर मतलब ऐसे अलग अलग जगह पे ट्रांसपोर्टेशन होता होगा इसका। तो दीज टू पाथवेज आर कंस्ट्रक्टेड एज इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज्ड कंडक्टिंग ट्यूब्स। तो ये जो ऑर्गन्स है तो वो इंडिपेंडेंट ट्यूब्स की तरह है। अब ये ट्यूब कुछ इस तरीके की होती है, तो ऐसे ट्यूब्स की तरह है जो एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट कर देते हैं। और ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिश्यूज़ है, तो वो है जाइलम और ये फ्लोएम। तो अब हम थोड़ा थोड़ा जाइलम और फ्लोएम के बारे में जानेंगे। जाइलम जो है वो एक ही डायरेक्शन में होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है, इसलिए हम इसे यूनिडायरेक्शनल कह देते हैं। मतलब ये सिर्फ नीचे से ऊपर तक, मतलब ये सिर्फ रूट से स्टेम, लीफ, फ्लावर वहाँ तक पहुँचाएगा या फिर वहाँ से नीचे तक पहुँचाएगा। लेकिन उसी के अपोजिट फ्लोएम जो है ये मल्टी डायरेक्शनल होता है। और ये जाइलम जो है वो सिर्फ और सिर्फ वाटर, मिनरल्स, बस इन ही लोगों को कैरी करता है। उसके अपोजिट में फ्लोएम जो है वो फूड, सैप, स्टार्च, बेसिकली फूड कैरी करने का काम करता है हमारा फ्लोएम। अब ये चीज़ आप कैसे याद रखोगे, अब आप मुझे सुनो, फ्लोएम, फूड, तो देखो सिमिलर साउंड करता है एफ, तो हम एफ से याद रखेंगे फ्लोएम को। जाइलम सिर्फ वाटर कंडक्ट करता है।
बस हमने वो जान लिया। अब इन जाइलम टिश्यू वेसल्स एंड ट्रैकिड्स ऑफ द रूट स्टेम एंड लीव्स आर इंटरकनेक्टेड फ्रॉम द कंटिन्यूस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल्स रीचिंग ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। तो जो जाइलम होता है ना, तो इसमें एक वेल बिल्ट नेटवर्क होता है जहाँ पे कंडक्टिंग ट्यूब्स होती है, स्टेम में, रूट में, लीव्स में भी थोड़ी थोड़ी। और इनका काम क्या है कि एक दूसरे तक वाटर पहुंचाना। अगर रूट से है तो रूट स्टेम तक पानी पहुंचाएगा, स्टेम लीफ तक पानी पहुंचाएगा, और फिर लीफ वहाँ पे लीफ के अंदर अंदर सेल्स तक पानी पहुंचाएगा, और वहाँ पे होगा फोटोसिंथेसिस। तो कुछ इस तरीके से स्टेम का जाइलम का बहुत अच्छा सा नेटवर्क फैला हुआ होता है। एट द रूट सेल्स इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल एक्टिवली टेक अप आयंस। दिस क्रिएट्स डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दीज आयंस बिटवीन द रूट्स एंड सॉइल। वाटर देयर फॉर मूव्स इन टू द, हाँ तो अब वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। चलो, हमें ये तो पता चल गया कि रूट से पानी आता है, लेकिन ये किस तरीके से आता है वो मैं बता दूँ आप लोगों को। देखो, ये हमारा एक ऐसा रूट का एंड था, तो हमने इसे यहाँ से काट दिया। तो आप लोगों को एक ऐसा अच्छा सा पिक्चर में दिखा देता हूँ। देखो, ये हो गया अंदर वाला पार्ट, ये उससे बाहर वाला पार्ट, और ये सबसे बाहर वाला पार्ट। तो ये हो गया अपना कंडक्टिंग टिश्यू, समझ लो, मतलब ये ट्यूब हो गई, चलो आप लोगों को ट्यूब। तो और ये बाहर की जो सारी है वो सारी सॉइल है। तो ये रूट क्या करता है, रूट को पानी एब्जॉर्ब करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी ना पड़े, इसलिए ये क्या करता है, एक ट्रिक यूज़ करता है जिसकी मदद से चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती है। तो वो क्या करता है, सॉइल के अंदर जो आयंस होते हैं ना, आयंस, तो आयंस को अंदर ले लेता है, और आयंस की कॉन्सेंट्रेशन अंदर बहुत ज़्यादा कर देता है इन कंपैरिजन टू आयंस जो बाहर है। तो इससे क्या होता है, आपने कभी देखा है कि क्या होता है यूजुअली, तो जहाँ पे आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है ना, तो वहाँ पे पानी ज़्यादा आ जाता है अंदर। तो आपने कभी भी देखा होगा कि वाटर ट्रेवल्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाता है एक्चुअली, वाटर बाहर जो होता है ना वो हाई कॉन्सेंट्रेशन में होता है, बिकॉज पानी का यहाँ पे ज़्यादा प्रमाण होगा, और यहाँ पे होगा लो कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या करता है, पानी बाहर से अंदर आने लगता है। और जो आयंस होते हैं ना, आयंस का यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है, यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो आयंस को अंदर, अब अब ये रूट क्या काम करता है, देखो, रूट एक्टिवली मतलब एनर्जी लगा लगा के आयंस को अंदर ले लेता है। और जब आयंस का हाई कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है रूट्स के अंदर, तब वाटर अपने आप से डिफ्यूज़ होकर अंदर आ जाता है, और इस तरह से उसके अंदर वाटर आप लोगों को दिख जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा एक स्मार्ट टेक्निक है जो हमारे रूट्स इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो हम ये पढ़ भी लेते हैं एक बार, ताकि आप लोगों को ठीक से समझ में आए। तो therefore water moves into the roots from the soil to eliminate this difference। अब देखो, आयन का डिफरेंस जहाँ जहाँ होगा ना, तो वो नेचर अपने आप से बैलेंस करने में लग जाएगा। जब रूट अपने अंदर आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देगा, तो अपने आप से लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन तक वाटर आ जाएगा, और फिर यहाँ पे प्रेशर से, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन सेम करने की कोशिश होगी, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन सेम होने की कोशिश होगी, और इसी के कोशिश में पानी बाहर से अंदर आ जाएगा। तो तब प्लांट को ज़्यादा एनर्जी नहीं यूज़ करना पड़ता रूट से लेने में, पानी लेने में बाहर से। दिस मीन्स दैट देयर इज स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर इन टू रूट जाइलम क्रिएटिंग द कॉलम ऑफ वाटर दैट इज स्टेडीली पुश्ड अपवर्ड्स। अब ये सिर्फ हमने एक छोटी सी चीज़ जान ली। अब ये समझो इतना छोटा है, तो एक ऐसी ट्यूब तैयार होगी जो स्टेम तक जाएगा, और इसमें एक स्टेडी पानी का फ्लो आप लोगों को दिख जाएगा। ऐसे नहीं होगा कि यहाँ पे पानी है, यहाँ पे पानी नहीं है। तो दिस इज़ हाउ प्लांट्स आर वेरी वेरी स्मार्ट इन टेकिंग अप वाटर। और ये स्टेडी करंट होगा जो पानी को अपने आप ही अपवर्ड्स पुश करने लगेगा। हाउएवर दिस प्रेशर इटसेल्फ इज़ नॉट इनफ टू मूव वाटर ओवर द हाइट्स दैट वी कॉमनली सी इन प्लांट्स। तो हमें कॉमनली प्लांट्स कितने बड़े दिखते हैं, 10, 20, 30 मीटर्स, 40 मीटर्स तक। तो इतने बड़े बड़े प्लांट्स तक क्या आप लोगों को लगता है कि सिर्फ इतना छोटा सा प्रेशर इतने ऊंचे हाइट तक पानी लेके जाएगा? ऑब्वियसली नहीं जा सकता। तो प्लांट्स यूज अनदर स्ट्रेटजी टू मूव वाटर इन द जाइलम अपवर्ड्स टू द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द
प्लांट बॉडी। तो वाटर को प्लांट की चोटी तक ले जाने के लिए प्लांट एक और अच्छी सी स्ट्रेटजी का यूज़ करते हैं। तब ट्रांसपिरेशन काम में आता है। अब ये ट्रांसपिरेशन क्या है हम समझ लेते हैं 1 मिनट में। ट्रांसपिरेशन मतलब क्या? देखो, ट्रांसपिरेशन का एक बहुत सिंपल सा फंडा है। प्लांट का क्या करेगा? प्लांट अपने लीव्स से पानी को इवेपरेट कर देगा। अब पानी लीफ से जो है इवेपरेट हो गया, तो अब यहाँ पे पानी की मतलब कमी महसूस होती है। तो क्या होता है, यहाँ से पानी गया है, मतलब एक ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट होता है, जिसकी मदद से ब्रांचेस में से जो पानी है वो यहाँ पे आ जाता है। अब ब्रांचेस में जो पानी है वहाँ तक आ गया है, हमें मतलब ब्रांचेस को फिर से पानी की कमी फील होना शुरू हो जाती है। तो वो क्या करते हैं, स्टेम से पानी खींच लेते हैं ऊपर। तो जब स्टेम से पानी खींच लेगा ऊपर, तो स्टेम में पानी नहीं रहेगा। तो स्टेम क्या कहता है रूट को, भाई मुझे तेरा पानी दे दे। तो वो क्या करता है कि रूट से कह देता है कि रूट भाई मुझे पानी दे दो। तो रूट से ऊपर आ जाता है पानी, और ये एक ट्रांसपिरेशनल पुल में रिजल्ट करता है। दिस इज ट्रांसपिरेशनल पुल। तो इस तरीके से प्लांट्स एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, जहाँ पे वो खुद का जो पानी है लीव्स में उसे उड़ा देते हैं, जिसकी वजह से एक सक्शन पुल तैयार होगा, जिसकी मदद से प्लांट्स रूट इतने नीचे है तो उनमें से भी पानी ऊपर ले जाएंगे, और हज़ारों लीटर पानी इस तरीके से प्लांट्स बहा देते हैं। और मतलब 99% जो पानी है ना, अब वो आगे जाके आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो 99% पानी जो है वो ट्रांसपायर होता है, और सिर्फ 1% ही पानी हमारे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर लेते हैं। तो इतने ज़्यादा लेवल पे ये चीज़ होती है। और एक बात, ट्रांसपिरेशन, तो देखो ये ट्रांसपिरेशन क्रिएट्स पुल, ये यूज़ होता है सक्शन क्रिएट करने में। तो ये सक्शन फोर्स क्रिएट होता है, जिसकी मदद से पानी ऊपर आ जाता है, और फिर लॉस्ट पानी की जगह नया पानी ले लेता है। तो लीफ से जो लॉस्ट होगा उसकी जगह लेगा स्टेम वाला पानी या फिर ब्रांच वाला पानी। फिर ब्रांच वाले पानी के लिए स्टेम वाला पानी ऊपर चढ़ेगा। स्टेम वाला पानी को मतलब रिप्लेस किया गया है, तो रूट से पानी ऊपर चढ़ेगा। तो इस तरीके से ये सक्शन पुल बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली तैयार होता है। ट्रांसपिरेशन इज इवेपरेशन, सो दिस कॉजेज कूलिंग एंड हेल्प्स इन रेगुलेटिंग टेम्परेचर। तो देखो, ट्रांसपिरेशन जो होता है ना, तो वो एक तरीके से इवेपरेशन ही है, और हमने पिछले क्लासेस में भी देखा है, और अगर नहीं देखा तो आप पेड़ के नीचे दिन भर बैठ के देख लीजिएगा। तो ट्रांसपिरेशन से मतलब ट्रांसपिरेशन एक तरह से इवेपरेशन है, और इवेपरेशन कॉजेस कूलिंग। तो इसी वजह से ट्रांसपिरेशन का और एक यूज़ है, इज यूज्ड टू रेगुलेट टेम्परेचर। अब आप लोगों को ये कहाँ पे साफ साफ दिख जाएगा, देखो बहुत ज़्यादा समर का माहौल है, समर है चारों ओर, और आप लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। आप बस क्या करो, पेड़ के नीचे जाके बैठ जाओ, आप लोगों को डिफरेंस पता चल जाएगा। पेड़ के नीचे हमेशा छाँव तो होगी ही, और टेम्परेचर भी कम होगा। तो ये टेम्परेचर कम होता है बिकॉज प्लांट्स ट्रांसपिरेशन कर रहे होते हैं। और एक बात, ये ट्रांसपिरेशन का रियल यूज़ जो है ना, वो रात में आप लोगों को दिख जाएगा, बिकॉज रात में जो है प्लांट्स अपना फोटोसिंथेसिस से खाना बना रहे होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स। तो तब जो पानी का यूज़ होता है ना, तो उसके लिए ट्रांसपिरेशन का जो सक्शन पुल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि रात में भी पानी ऊपर तक आ सके। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। तो अब हम थोड़ा थियोरी जान लेंगे इसका। दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। तो देखो, ट्रांसलोकेशन जो है वो आप लोगों को फ्लोएम में देखने को मिलेगा। तो फ्लोएम क्या करता है, लीफ से लेता है और फ्रूट में भर देता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। या फिर लीफ से खाना लेता है और स्टेम को खाना देता है, बिकॉज स्टेम को भी खाना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। तो वो लीफ से लेगा और लेगा कहाँ पर तक, फ्लावर तक, या फिर फ्लावर से लेगा और दे देगा लीव्स तक। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें चल रही होती है। एंड इट ऑकर्स इन द पार्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू नोन एज फ्लोएम। तो देखो, फ्लोएम में होता है ट्रांसलोकेशन। बिसाइड्स द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स अमाइनो एसिड्स एंड अदर सब्सटेंसेस एज वेल। तो प्रोटीन्स कैरी करने का काम भी करता है ये फ्लोएम।
मतलब फ्लोएम फूड कैरी करता है बेसिकली। These substances are specially delivered to the store। तो देखो, अब ये जो चीज़ें जो लीफ से निकल रही है तो वो जाके कहाँ पर रुकेगी, या फिर रूट से जो प्रोटीन्स जो मिनरल्स वगैरह आ रहे हैं तो वो स्टोरेज ऑर्गन्स में जाएंगे। अब ये स्टोरेज ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं, देखो कैक्टस में जो आपने देखा होगा, कैक्टस में तो अपना स्टेम ही सब कुछ स्टोर कर लेता है, लेकिन जो नॉर्मल प्लांट्स होते हैं तो उनके अंदर फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा चीज़ें स्टोर हो जाती है, फ्लावर्स में भी कुछ हद तक चीज़ें स्टोर हो जाती है, और कहाँ कहाँ देखो सीड के अंदर भी चीज़ें स्टोर हो जाती है। इसलिए सीड्स जो होते हैं ना, जैसे डायमंड एक सीड होता है, कैशू एक सीड होता है, तो वो सीड इज़ वेरी वेरी यूज़फुल फॉर योर हेल्थ, बिकॉज वहाँ पे सारे अमाइनो एसिड्स, सारे प्रोटीन्स, सारे फैट्स वहाँ पे सेचुरेट होकर स्टोर हो जाते हैं। तो स्टोरेज ऑर्गन्स लाइक फ्रूट्स, रूट्स एंड सीड, देखो रूट्स भी कुछ हद तक होते हैं, कुछ रूट्स जो स्टोर कर लेते हैं। पोटैटो एक स्टेम का एग्जांपल है, लेकिन जो स्वीट पोटैटो होता है तो वो एक रूट है जो स्टोर करता है। एंड टू ग्रोइंग ऑर्गन्स, तो जो ग्रो हो रहे हैं ऑर्गन्स उन लोगों को भी खाना चाहिए, तो इसका भी काम कर लेते हैं ये ट्रांसलोकेशन करके फ्लोएम। द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड and other substances takes place in the sieve tubes with the help of adjacent companion cells both upwards and downwards direction। तो ये ऊपर भी होता है और ये नीचे भी होता है। अब ये sieve ट्यूब और ये सब चीज़ें क्या है, देखो अगर आपने कभी फ्लोएम को कट करके देखा ना, तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से एक कॉलम दिखेगा सेंटर में, यहाँ पे एक बड़ा सा सेल दिखेगा, यहाँ पे और एक बड़ा सा सेल दिखेगा, ये कंपेनियंस हो गए इस कॉलम के, तो ये हेल्प करते हैं ऊपर या नीचे ले जाने में। और यहाँ पे कुछ आपकी चाय की जो छन्नी होती है ना, तो कुछ उस तरीके से यहाँ पे ऐसी एक सीव बनी होती है, और इस सीव से खाना पास करता है ऊपर या नीचे, और ये सीव के ऊपर और एक फ्लोएम कनेक्टेड होता है। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को दिख जाएगा एक फ्लोएम। अनलाइक ट्रांसपोर्ट इन जाइलम which can be largely explained by the simple physical process, the translocation in phloem is achieved by utilizing energy। तो जाइलम में जो है एनर्जी नहीं लगता इतना ज़्यादा, लेकिन फ्लोएम में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगता है फूड एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में, बिकॉज यहाँ पे कुछ सक्शन पुल वाला चीज़ है ही नहीं। तो मटेरियल लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यूज यूजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी। अब हमने एटीपी जो लास्ट क्लास में जाना है वो, तो एटीपी की मदद से मतलब एनर्जी लेकर क्या होता है कि सुक्रोज अंदर भर दिया जाता है और फिर सुक्रोज आगे ट्रैवल कर लेता है। दिस इंक्रीज इन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू कॉजिंग वाटर टू मूव इनटू इट। दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल्स इन द फ्लोएम टिश्यू विच हैव लेस प्रेशर। तो यहाँ पे जो है प्रेशर भी बहुत ज़्यादा कम होता है, तो यहाँ से यहाँ तक खाना आराम से पास होगा और फिर जहाँ पे जाना है वहाँ तक जाएगा। दिस अलाउज द फ्लोएम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स नीड। अब ये प्रेशर कम होने की वजह से जो है आप लोगों को जहाँ तक खाना ले जाना है वहाँ तक खाना आराम से चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इन द स्प्रिंग शुगर स्टोर्ड इन रूट्स और स्टेम वुड बी ट्रांसपोर्टेड टू बर्ड्स विच नीड एनर्जी टू ग्रो। अब देखो स्प्रिंग आता है जहाँ पे मेरा बर्थडे होता है 8 मार्च, मतलब मार्च को। मार्च में जो है आप लोग देखोगे कि कई सारे जगह पे ब्लॉसम्स आए होते हैं, कई जगह पे फ्लावर्स बन रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट होता है। तो तब जो है नए नए बर्ड्स को खाना बहुत चाहिए होता है ताकि वो ग्रो कर सके। तो तब जो स्टेम्स में जो खाना है वो जाता है फ्लावर्स में, लीव्स में, और फ्लावर्स बनाने में, बर्ड्स बनाने में खाना जाता है। तो यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शंस में खाना जा सकता है फ्लोएम की मदद से। दिस इज़ व्हाट दिस सेक्शन इज़ ट्राइंग टू टेल। तो अब हम देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। हमने प्लांट्स वाला ट्रांसपोर्टेशन अभी अभी ख़त्म किया। अब हम चैप्टर के सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पर आ चुके हैं, जो डिस्कस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर सवाल आता है ट्रांसपोर्टेशन से तो इससे ज़्यादा आएगा। वो वाला पार्ट किसी और चैप्टर में भी कवर हो चुका है 9th में, और फिर 10th में भी प्लांट्स के बारे में जहाँ होगा वहाँ पे जाइलम फ्लोएम के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे आ जाएगा। तो अगर आप लोग शॉर्ट लेक्चर देख रहे हो तो आप लोगों को ये मैं बता दूँ, इसका एक फुल लेक्चर आ चुका है। ये लेटर पार्ट में आता है उस ट्रांसपोर्टेशन लेक्चर के। अगर आप शॉर्ट लेक्चर देख रहे हो तो आई हाईली रिकमेंड कि आप लोग पिछले सारे लेक्चर्स देख के फिर ये आ जाओ, ताकि आप लोगों को एक आइडिया आ जाए। अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स में एक होता है पंप और दूसरा है कि कैरी करने वाली पाइप्स। तो ऐसे दो चीज़ों के बारे में हम इसमें जानेंगे, और 2-3 और साइड वाली चीज़ें हमें पढ़नी है। तो गेट रेडी, सब्सक्राइब टू चैनल इफ़ यू गाइज आर न्यू,
और अब हम स्टार्ट करेंगे। हम सबसे पहले जानेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। हमारी समझो ये एक बॉडी है, ये बॉडी है, तो सांस यहाँ से आ रही है, खाना यहाँ से आ रहा है, लेकिन इस पार्ट तक वो खाना और पानी ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज हम सभी लोग सेल्स से बने हुए हैं और सेल्स को मतलब खाना और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो इस चीज़ को, इस खाने को या फिर इस ऑक्सीजन को वहाँ तक ले जाने के लिए एक सिस्टम बनानी पड़ी, बिकॉज हम लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है नेचर में। इसलिए हमें एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनानी पड़ी और इसे हम कहते हैं हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम, या फिर हम इसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी कह सकते हैं। तो वी हैव लर्न अबाउट ब्लड। तो देखो, जो चीज़ इस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से फ्लो होती है वो होता है हमारा ब्लड। ब्लड जो है वो रेड कलर का होता है ह्यूमन बींग्स में, और ये रेड कलर का होता है बिकॉज इसके अंदर एक पिगमेंट होता है। उस पिगमेंट का नाम है, ये एक प्रोटीन की तरह, मतलब प्रोटीन ही होता है, एक पिगमेंट होता है, ये रेड कलर का होता है एक्चुअली। तो इसका काम क्या है, तो ये ऑक्सीजन को लंग्स से लेकर किसी ऑर्गन तक पहुंचा देता है। अब और एक बात कि हीमोग्लोबिन हैज़ ग्रेट एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या है, ये रेडिली ऑक्सीजन को अपने पास अट्रैक्ट करके लेने की क्षमता रखता है, और फिर ये जब ऑर्गन के पास जाएगा जिसे ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है, उसे ये ऑक्सीजन दे देगा। तो हमने हीमोग्लोबिन के बारे में ये जाना था। और एक बात, ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू, हमने ये प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा है। ब्लड कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड एज प्लाज्मा। अब ये प्लाज्मा क्या होता है, देखो हमारा ब्लड कैसे बना होता है। देखो हमारा ब्लड जो है दो चीज़ों का मिक्सचर है, एक तो सेल्स, दूसरा है पानी। तो वो पानी का जो पार्ट है वो होता है प्लाज्मा। तो देखो, अब मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा इजीली एक्सप्लेन करने वाली चीज़ बनाई है। तो देखो, ये रेड जो है, ये रेड ब्लड सेल्स है, ये जो लिक्विड वाला वाइट वाइट कलर का पोर्शन है, ये है हमारा प्लाज्मा। और ये जो है, ये है हमारी वाइट ब्लड सेल्स। अब वाइट ब्लड सेल्स के बारे में आगे जानेंगे, लेकिन अब हम सिर्फ ब्लड के बारे में जानेंगे। तो फ्लूइड मीडियम है, उसका नाम है प्लाज्मा, इन विच सेल्स आर सस्पेंडेड। तो इस प्लाज्मा के अंदर ये रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स सस्पेंडेड होती है। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट्स फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिजॉल्व फॉर्म। तो इसके अंदर कई सारी चीज़ें डिजॉल्व होके ट्रैवल करती है, जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट हो गई, हमारा फूड हो गया, और जो है कार्बन डाइऑक्साइड इसके थ्रू डिजॉल्व होके ट्रैवल करता है। ऑक्सीजन इज कैरिड बाय रेड ब्लड कॉर्पिस्क्यूल्स, मतलब आरबीसीज। मेनी अदर सब्सटेंसेस लाइक सॉल्ट्स आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड। तो हमारा ऑक्सीजन प्राइमरीली किसी रेड ब्लड सेल के ऊपर ऐसे जाके बैठ जाता है। देखो हमारे ऑक्सीजन हम येलो कलर से दिखाएंगे, तो वो कुछ आरबीसीज के ऊपर जाके ऐसे ट्रैवल करता है हमारा ऑक्सीजन। वी दस नीड अ पंपिंग ऑर्गन टू पुश द ब्लड अराउंड द बॉडी। हमारे सॉल्ट्स जो होते हैं हमारी बॉडी में आयनिक बैलेंस के लिए सॉल्ट्स भी होते हैं, तो वो भी ब्लड से ही ट्रैवल करते हैं। दूसरी बात, ये ट्रैवल तो कर रहा है, लेकिन ब्लड अपने आप तो आगे नहीं चलेगा, ग्रेविटी से ये नीचे भी आ सकता है। तो हमें ब्लड बॉडी के थ्रू पंप करने के लिए एक ऑर्गन चाहिए, तो वो पंपिंग ऑर्गन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ट्यूब्स भी तो ज़रूरी है। अगर ट्यूब्स नहीं होगी तो फिर ब्लड आएगा कहाँ से और जाएगा कहाँ से, ताकि वो हर एक टिश्यू सिस्टम तक पहुँच पाए। और एक बात, ये सारी जो चीज़ें हो रही है, इसके साथ इसे रिपेयर और मैनेज करने के लिए और एक सिस्टम की भी ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ तो वो है हमारा पंप। हमारा पंप जो है वो 24/7, शायद आप जितने साल जियो उतने दिनों तक ये कंटिन्यूसली पंप करता रहता है ब्लड। उस पंप का नाम है दिल, या फिर ह्यूमन हार्ट। अब ये हर्ट कुछ लोग कह देते हैं, कुछ लोग इसे हर्ड कह देते हैं। देखो, हर्ट मतलब चोट पहुंचना, हर्ड मतलब बकरियों का झुंड, और हर्ट मतलब चोट पहुंचना, और ये हार्ट मतलब ह्यूमन हार्ट, HEART, हार्ट का स्पेलिंग है। हार्ट मतलब दिल। अब ये दिल, रुक जाओ, तो ये हो जाता है एक दिल, हार्ट मतलब दिल। अब आप लोगों को NCERT के डायग्राम से दिखाऊंगा कि हार्ट किस तरीके से होता है, और हर पार्ट का फंक्शन मैं आप लोगों को बताते चलूँगा। देखो,
हमारा ह्यूमन हार्ट जो है उसके अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। अब मैं आप लोगों को एक रफ दिल का डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊंगा किस तरीके से 4 चैम्बर्स होते हैं। देखो, ऐसे 4 चैम्बर्स होते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड और यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आप लोगों को दिख जाएगा ट्रैवल होता हुआ। अब और एक बात ये आ जाती है कि हार्ट में कहाँ कहाँ पे ओपनिंग्स है और कहाँ कहाँ तक ब्लड पंप होता है। तो देखो, यहाँ पर एक ओपनिंग है, यहाँ पर और एक ओपनिंग है। अब इन ओपनिंग्स का यूज़ क्या है? देखो, इस ओपनिंग से जो खराब जो ब्लड है, मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो हार्ट में एक्यूमुलेट होता है, वो चला जाता है नीचे वाले सेक्शन में। और फिर इस नीचे वाले सेक्शन से जो है खराब वाला ब्लड, तो वो चला जाता है लंग्स की तरफ। मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है लंग्स की तरफ ताकि वो ऑक्सीजनेटेड हो सके। यहाँ पे आ जाता है बॉडी से, ये बॉडी से हार्ट तक आ जाता है। अब ये हार्ट से लंग्स तक जाएगा। अब लंग्स का क्या फंक्शन है वो जान लो। लंग्स का फंक्शन है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन भरना। डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और ऑक्सीजन की मात्रा कम है, उसके अंदर ऑक्सीजन भरने का काम लंग्स करती है। तो यहाँ से जाता है लंग्स की तरफ। दूसरी चीज़, अब ये लंग्स के वहाँ पे गया। अब हम लंग्स का एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। चलो, ये हो गई एक लंग, ये हो गई एक लंग। तो दूसरा जो है वो आ जाता है लंग्स से आ जाता है हमारे हार्ट के अंदर। देखो, लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आ जाता है हार्ट की तरफ, और दूसरे चेम्बर से वो निकल के चला जाता है टू बॉडी, टू लंग्स। तो कुछ इस तरीके से सिस्टम काम करता है। अब ये बॉडी की तरफ जब जाएगा ना, तो ये बॉडी की तरफ जाएगा, फिर ऑक्सीजनेटेड का, अब ये बॉडी हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं, तो बॉडी में जाएगा और फिर से ये डीऑक्सीजनेटेड होके यहाँ तक आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से एक साइकिल ऊपर और एक साइकिल नीचे, इस तरीके से ह्यूमन हार्ट काम करता है। ह्यूमन हार्ट ये दोनों फंक्शंस एक साथ करता है। अगर आप लोगों को आपका ह्यूमन हार्ट फील करना है तो आप लोग ऐसे प्रेस करके देखो, ज़्यादा हार्ड नहीं, लेकिन आपको यहाँ पे आपका दिल दिख जाएगा। दिल एक फिस्ट के शेप का होता है, मतलब लेफ्ट हैंड की फिस्ट जितना, इतना सा ही होता है हमारा दिल, और ये हमेशा लाइफ टाइम के लिए पंप कर रहा होता है। अब हम ये सारे मैकेनिज़म्स एक ह्यूमन हार्ट में किस तरीके से है वो हम जानेंगे। उसके लिए हम थोड़ा सा थिक पेन ले लेते हैं ताकि ओके, अलग कलर से। कौन सा कलर अच्छा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा, चलो ग्रीन ले लेते हैं। अब हम जानेंगे कि हार्ट का किस तरीके से फंक्शन है। अब देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है या फिर जो खराब ब्लड है वो कलेक्ट होने से। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहाँ पर आ जाता है और ये ऊपर से आ जाता है। अब ये देखो, वेना कावा उस वेन को कहेंगे जो ब्लड कलेक्ट करके हार्ट तक लाती है, उसे हम कहेंगे वेना कावा। अब ये अपर बॉडी से और ये लोअर बॉडी से, देखो ये खराब ब्लड जो अंदर आ रहा है वो अपर बॉडी से, मतलब यहाँ से ऊपर, मतलब जो ब्रेन से वगैरह आ रहा है, और जो नीचे मतलब यहाँ से नीचे वाले बॉडी से, हाथों से जहाँ से आ रहा है वो ब्लड आ जाता है खराब ब्लड। हम खराब ब्लड के लिए अलग पेन यूज़ करेंगे। तो खराब ब्लड के लिए हम यूज़ करते हैं, चलो ब्लू कलर का कर लेते हैं। चलो हाँ, तो ब्लू कलर से दिखाएंगे हम खराब ब्लड आ रहा है। अब ये खराब ब्लड आता है तो इस हॉल में ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है। उस हॉल का नाम है एट्रियम। और देखो, ये राइट साइड हो गई और ये लेफ़्ट हो गई, तो ये हो गया राइट एट्रियम और ये हो गया यहाँ पे लेफ़्ट एट्रियम। हम लेफ़्ट एट्रियम का फंक्शन जानेंगे। उसके बाद वहाँ से खराब ब्लड आ जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है राइट वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल क्या है? वेंट्रिकल थिक वॉल टिश्यू है जो हार्ट में एक्चुअल पंप का काम करता है। वो थोड़ी देर के लिए स्टोर कर लेता है और फिर ब्लड को स्टोर कर लेता है और फिर ऊपर पंप कर देता है। तो अब ये पंप होके खराब ब्लड कहाँ पे जाएगा, मुझे बताओ। खराब ब्लड पंप होके कहाँ पे गया था? लंग्स की तरफ गया था। तो देखो, यहाँ से जाएगा ये पल्मोनरी आर्टरीज से। पल्मोनरी आर्टरीज से ये ब्लड यहाँ से बाहर
निकलेगा राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू ब्लड बाहर निकलता है। अब ब्लड बाहर निकल के कहाँ पे जाएगा? लंग्स तक जाएगा। तो ये पल्मोनरी आर्टरीज का आई होप फंक्शन आप लोगों को समझ में आ गया। पल्मोनरी आर्टरीज लंग्स तक ब्लड को ले जाती है। ये हो गया डीऑक्सीनेटेड ब्लड का साइकिल। ओके, नेक्स्ट अब आ जाते हैं प्योर ब्लड की तरफ। अब ये पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स तक चला गया, लंग्स से फिर वापस, अब रेड कलर से चेंज कर लेते हैं कलर। अब देखो लंग्स से फिर आ जाता है ब्लड कहाँ पे? पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आ जाता है लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से जोर से पंप होके ब्लड चला जाता है अओर्टा में। अओर्टा, देखो अओर्टा, इस अओर्टा का या फिर अओर्टा का फंक्शन क्या है? तो ये अओर्टा फंक्शन करता है बाकी के बॉडी की तरफ ब्लड ले जाने का काम करता है ये अओर्टा। तो कुछ इस तरीके से हार्ट का फंक्शन हमें समझ में आ जाता है। तो ये अओर्टा बाकी की बॉडी की तरफ ब्लड पास करेगा, बाकी की बॉडी में इसका यूटिलाइजेशन होगा और फिर जाके ब्लड यहाँ पे पहुँचा देगा। उसके बाद फिर से लेफ़्ट एट्रियम में डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ जाएगा, फिर लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ जाएगा। डीऑक्सीनेटेड ब्लड फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल से चला जाएगा, सॉरी राइट वेंट्रिकल से चला जाएगा फिर से कहाँ पे? लंग्स की तरफ। फिर से लंग्स में जाके ये फिर से फिल्टर होके फिर से वापस आ जाएगा पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। अब देखो, अब यहाँ तक तो आई होप आप लोगों को ये हार्ट का साइकिल समझ में आ गया। ह्यूमन हार्ट किस तरीके से होता है ये भी आप लोगों को समझ में आ गया है। अब एक बार फिर से हम थोड़ा सा डिज़ाइन ना करते हुए थोड़ा सा फंक्शन समझ लेते हैं हर किसी ऑर्गन का जो यहाँ पे नेमिंग्स दी गई है। स्टार्ट करते हैं पल्मोनरी नहीं रुको, हम स्टार्ट करेंगे वेना कावा से। अब देखो ये दोनों वेना कावा जो है इनका फंक्शन क्या है? टू कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड। ब्लड कहाँ से कहाँ तक? बॉडी से हार्ट तक। उसके बाद वेना कावा के बाद आ जाता है हम राइट एट्रियम में। इसका क्या फंक्शन है? स्टोर डीऑक्सीनेटेड ब्लड। ये हो गया राइट एट्रियम का फंक्शन। उसके बाद ब्लड कहाँ पे जाता है? राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल का क्या यूज़ है? राइट वेंट्रिकल का यूज़ है टू पंप द ब्लड टू कहाँ पे? पल्मोनरी आर्टरी तक। पल्मोनरी आर्टरी तक। अब ये पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कहाँ पे चला जाएगा? लंग्स तक। ओके, वो आप लोगों को नहीं जानना, आप लोगों को बस ये जानना है कि इसका क्या फंक्शन है। उसके बाद और एक नेमिंग है सेप्टम। सेप्टम का फंक्शन क्या है? डिवाइडिंग वॉल। हमारे नाक के बीच में भी एक सेप्टम होता है, वो दोनों नॉस्ट्रिल्स को डिवाइड करता है। उसी तरीके से ये जो सेप्टम है इसका फंक्शन है कि ये दोनों वेंट्रिकल्स को सेपरेट करता है। तो दिस इज़ व्हाट इट्स फंक्शन इज। अब इस साइड के सारे नेमिंग्स हो गए। अब हम जान लेते हैं कि जब प्योर ब्लड आएगा तो वो आए, रुक जाओ पहले ये आर्टरीज का जान लेते हैं। तो जब राइट वेंट्रिकल से ब्लड बाहर पंप होगा तो वो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में टू लंग्स। तो ये लंग्स तक पहुंचा देता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्स। अब ये ब्लू कलर का जो कुछ आपको दिख रहा है वो होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो रेड कलर का दिख रहा है रेडिश येलो तो वो आ जाएगा ऑक्सीजनेटेड साइड। तो यहाँ पे क्या होता है देखो, जब ये पल्मोनरी वेन्स जो होती है हमारी, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से लेकर अंदर लेफ़्ट एट्रियम तक आके छोड़ती है। लेफ़्ट एट्रियम फिर से स्टोरेज करता है और लेफ़्ट वेंट्रिकल पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड अओर्टा की तरफ। अओर्टा कैरीज ब्लड टिल बाकी के छोटे छोटे वेन्स और बाकी के छोटे छोटे आर्टरीज, जो वापस से जाके अपना फंक्शन जो है वो ट्रांसपोर्ट का फंक्शन करेंगे और फिर से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। आई होप दिस इज़ प्रिटी क्लियर। अब आप लोगों को अगर कोई ह्यूमन हार्ट का फंक्शन पूछ ले किसी भी ऑर्गन का तो आप लोगों को आना चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग फिर से ये 5 मिनट पहले लेकर फिर से ये पढ़ लीजिए। अब हम ड्रॉ करेंगे जो आप लोगों को एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो डायग्राम। अब हार्ट का डायग्राम सर अगर एग्ज़ाम में आ गया तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे? देखो
मैं हूँ ना, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? देखो, आप लोगों को बस ये ड्रॉ करना आना चाहिए। उसके बाद अब आप लोगों को एक सेप्टम ड्रॉ करना है, तो वो ड्रॉ करना आना चाहिए आप लोगों को। उसके बाद जो है आप लोग कुछ इस तरीके से मेरा जो प्रोसेस है वो फॉलो करोगे तो आप लोगों को श्योरली ये बहुत इजी लगेगा ड्रॉ करने के लिए भी। और आप लोगों को जो है इसकी इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आप लोगों को ये भूलना नहीं चाहिए, मतलब ये इजीली। अगर आप लोग इसे भूल गए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल आ जाएगी, आप लोगों को याद रखना है ये चीज़। ये कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर भी एक ऐसे वॉल्व है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये ऐसी चीज़ें क्या है, ये तो दीज आर वॉल्व्स। और ये वॉल्व का यूज़ क्या है, ताकि ये ब्लड जब पंप हो तो सिर्फ एक डायरेक्शन में जाए, यहाँ पे उल्टा न जाए। तो ये उल्टा जाना रोकने के लिए ये वॉल्व्स का यूज़ है। वॉल्व्स बैक फ्लो को रोक देते हैं। तो कुछ यहाँ पे और एक वॉल्व है, और चलो ये बन गया। उसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर लेंगे और दोनों वेनाकावास बना लेंगे। तो एक वेनाकावा यहाँ वाली, एक वेनाकावा यहाँ वाली आप लोगों को बनानी आनी चाहिए। ओके, चलो ये बन गई क्या, हमारी पल्मोनरी आर्टरी बन गई। अब इस साइड वाला ड्राइंग कर लेते हैं। ये साइड, इस साइड में जो है आप लोगों को दो यहाँ पे कुछ इस तरीके से दो पल्मोनरी आर्टरीज वेंस दिखानी है। तो आप लोगों को ये आना चाहिए। उसके बाद आप लोगों को कुछ यहाँ पे और एक छोटा सा वॉल्व है, तो वो वॉल्व दिखाना आना चाहिए। उसके बाद ये वाला वेंट्रिकल कंप्लीट हो जाता है ड्रॉ करके। अब हम सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो ड्रॉ करने आनी चाहिए, तो वो करेंगे। देख लो, ये ओवरटा है। ओवरटा ड्रॉ करने के लिए आप लोगों को, अब देखो आगे पल्मोनरी है और पीछे से ऐसे ओवरटा जा रही है, तो आप लोगों को ना ये यहाँ से कुछ इस तरीके से दिखा देनी है ओवरटा। अब मैं ये थोड़ा सा नीचे ले लूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके सर, ओके। अब मैं 1 मिनट में इसका पूरा का पूरा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को ठीक से समझ में आ जाए क्या क्या कहाँ पे ड्रॉ किया जा चुका है। ओके, अब ये टेक्नोलॉजी आपके नोटबुक में नहीं मिलेगी, लेकिन चलो कोई नहीं। तो ये तो हो गया। अब दो सेपरेट रीजन से देखो, ये हो गया ओवरटा वाला, चलो हो गया। अब जो है ये हो जाता है एक पूरा का पूरा ह्यूमन हार्ट, जो मैंने अभी ड्रॉ किया आप लोगों के सामने। मेरा दिल टूट गया, मेरा दिल टूट गया, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती रियल लाइफ में। देख लो, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है। दिल टूट नहीं, दिल सिर्फ फट सकता है अगर फट गया तो। ओके, अब आप लोगों को नेमिंग भी आना चाहिए। तो ये हो गए दोनों वेना कावा, ये अपर, ये हो गई लोअर। अब राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये हो गया सेप्टम, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम। आप लोगों को बस ये दिखाना आना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ द, आप अब जो एग्जामिनर होगा ना, तो वो कितना क्लीन डायग्राम है उसके साथ साथ आप लोग यहाँ पर भी शेडिंग कर सकते हो, और कितने अच्छे से नेमिंग किया गया है ये देखेगा। तो आप लोगों को वो सारी चीज़ें आनी चाहिए। अब देखो ये क्या है, ओवरटा, और ये हो गया क्या, पल्मोनरी आर्टरी। अब मुझे बताओ ओवरटा में कौन सा ब्लड होगा? यस, ओवरटा में होगा, अब फिर से बताओ ओवरटा में कौन सा वाला ब्लड होगा? ओवरटा में होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा होगा? अब देखो ये पल्मोनरी वेंस हो गई, ये दोनों आप लोगों को आना चाहिए। अब देखो अब आप आगे पढ़ोगे कि भाई पल्मोनरी आर्टरीज में जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन जो बाकी सारी आर्टरीज होती है ना उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो पल्मोनरी जहाँ पे आएगा ना तो वहाँ पे उल्टा हो जाएगा। यूजुअली आर्टरीज, रुक जाओ मैं लिख के देता हूँ।
यूजुअली आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन जो है बट पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। उसी तरीके से जो पल्मोनरी वेन है, वेन्स यूजुअली कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो ये वेना कावा, ये भी वेन से ही नाम आया हुआ है। तो वेन्स यूजुअली कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन सिर्फ पल्मोनरी वेन अकेली वेन है जिसे थोड़ा सा फेवर करके उसे कहा गया चलो ले जाओ, क्या ले जाओ, अच्छा वाला ब्लड, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाओ। अब इसके पीछे का मैं पूरा लॉजिक समझाते नहीं बैठूंगा, लेकिन मैं बस ये बता दूं, वेन्स आर दोज दैट टेक ब्लड फ्रॉम ऑर्गन, टू हार्ट। मतलब जो चीज़ें ऑर्गन से लेकर हार्ट तक ब्लड पहुंचाती है उन सभी को वेन कहा जाता है। उसी तरीके से ये पल्मोनरी वेन है। पल्मोनरी वेन भी एट द एंड ऑफ द डे लंग्स से लेके हार्ट तक, मतलब लंग्स से, ऑर्गन से लेके हार्ट तक ही ब्लड ले जा रही है, इसलिए हम इसे भी वेन कह देते हैं, लेकिन वैसे ये आर्टरी है। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब हम थोड़ा सा हार्ट के बारे में थियोरी जानेंगे। अब ये थियोरी क्यों इंपॉर्टेंट है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए, शॉर्ट आंसर और शॉर्ट नोट लिखने के लिए। तो हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज़ एज बिग एज आर फिस्ट। तो फिस्ट के जितना बड़ा है। बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड, द हार्ट हैज़ different chambers to prevent oxygen rich blood from mixing with the blood containing carbon dioxide। तो ये मिक्सिंग रोकने के लिए ये दोनों चेम्बर्स बनाए गए हैं। ये वैसे 4 चेम्बर होते हैं, लेकिन ये दोनों ऑक्सीजनेटेड वाले, ये डीऑक्सीजनेटेड वाले और ये दोनों ऑक्सीजनेटेड वाले होते हैं। ओके, अब आगे द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज़ टू रीच द लंग्स फ्रॉम द कार्बन फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव्ड। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे लंग्स तक पहुंचना पड़ता है ताकि वो खुद का ऑक्सीजन, मतलब खुद ऑक्सीजन लेकर डीऑक्सीजनेटेड ना रह सके। एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स हैज़ टू बी ब्रॉट बैक टू द हार्ट। दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पम्प टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ये हो गई सबसे बेसिक चीज़ जो आप लोगों को अगर कोई हार्ट के बारे में पूछ दे तो ये पता नहीं आनी चाहिए। वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। ऑक्सीजन रिच ब्लड from the lungs comes to the thin walled upper chamber of heart on the left। अब देखो ये सारी प्रोसेस है, अगर आप लोगों को पढ़ना है तो पढ़ लो, मैं 2 मिनट के लिए रुक जाता हूँ, पॉज करके पढ़ लो। ओके, हो गया। अब जो मैंने प्रोसेस बताई है वही इन्होंने यहाँ पे कुछ अच्छे अक्षरों में बताई गई है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। अब देखो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द, अब आप लोगों को एक छोटा सा हार्ट का डायग्राम ड्रॉ करके फिर आप लोगों को ठीक से समझाऊंगा कि भाई ये कहना क्या चाहता है। देखो ये हो गया हार्ट कुछ इस तरीके से, ये हो गई उसके ये 4 चेम्बर्स। अब देखो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी टू अपर चेम्बर ऑफ द राइट एट्रियम। तो ये राइट एट्रियम हो गया, ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड। ओके, ये ध्यान में रखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लेफ्ट साइड कई लोगों को ये लेफ्ट राइट की प्रॉब्लम होती है। देखो लेफ्ट साइड पे ये चीज़ आती है, इसलिए हमारा हार्ट इस तरीके से होता है। देखो ऐसे स्लैंटिंग होता है, तो कुछ इस तरीके से हमारा हार्ट होता है। तो ये लेफ्ट साइड हो गई, ये राइट साइड हो गई। तो अब बात की जा रही है मेरे राइट एट्रियम के बारे में। एज द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स द करस्पॉन्डिंग लोअर चेम्बर ऑफ हार्ट वेंट्रिकल्स डायलेट। तो इसका मतलब क्या, डायलेट मतलब रिलैक्स करना। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। तो एज द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स, जिस तरीके से जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसे। अब और एक बात मैं बता दूं हार्ट के बारे में। देखो हार्ट जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है, हमारी हर मसल्स करती है, लेकिन हार्ट बहुत फास्ट, और ये अपने कहने पे नहीं, मतलब मेरे खुद के ब्रेन के थ्रू नहीं, तो ये अपने आप ही बीट करता रहता है। तो जब ये कॉम्प्रेस होगा तो ब्लड नीचे आ जाएगा, तो तब ये फूल जाएगा ये सेक्शन। उसके बाद जब ये कॉम्प्रेस होगा तो ब्लड ऊपर चला जाएगा। तो हार्ट एक पंप की तरह ब्लड पंप करने में काम आता है, और हार्ट मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन से ही ब्लड पंप कर लेता है। दिस ट्रांसफर्स ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल। देखो राइट वेंट्रिकल विच इन टर्न पंप्स इट टू द लंग्स। तो ये ऊपर डायरेक्टली लंग्स तक पंप कर देता है पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा।
लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। अब ऑक्सीजनेशन मतलब क्या? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्जन करना, उसे हम कहते हैं ऑक्सीजनेशन। सिंस वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स, सिंस वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन, दे हैव थिक मस्कुलर वॉल। जो मैंने पहले कहा था आपको, स्टार्टिंग में ही कहा था, वेंट्रिकल्स की वॉल बहुत ज़्यादा थिक होती है इन कंपेरिजन टू एट्रियम की वॉल than atria do. Valves ensure that blood does not flow backwards when the atria। अरे मैंने तो ये सब आप लोगों को बता दिया है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप लोगों को जानने की ज़रूरत है। अब मैंने ये क्यों स्किप किया, आप लोगों को ये मैं बता दूंगा। चलो, आप लोगों को कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। देखो, जब ये ओवरटा से ब्लड आता है ना, तो कुछ इस तरीके से ये मसल में जाता है। दीज आर स्मॉल स्मॉल कैपिलरीज, मतलब एक वेन छोटे छोटे वेन्स में डिवाइड होती है, और कुछ वेन्स हेयर जितनी थिन होती है, उनको हम प्यार से कैपिलरीज कह देते हैं। और फिर यहाँ से देखो आ जाता है और ये वेना कवा में ब्लड चला जाता है। दिस इज़ द रफ एग्जाम्पल। वैसे ये हार्ट का डायग्राम नहीं है, वो आगे पढ़ेंगे किसका डायग्राम है। अब हमने हार्ट के बारे में तो मेजर पोर्शन ख़त्म कर लिया। अब हम समझ लेते हैं कि डबल सर्कुलेशन क्या है। उससे पहले मैं बता दूं आप लोगों को, हर ऑर्गेनिज्म में 4 चेंबर वाला हार्ट नहीं होता। कुछ ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ 1 चेंबर वाला हार्ट होता है, कुछ में 2, कुछ में 3, और बहुत सारे, मतलब हमारे साथ जो मैमल्स है उनमें 4 चेंबर वाला हार्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब हर किसी ऑर्गेनिज्म को ऐसा ज़रूरी नहीं कि पूरा का पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही मिले, लेकिन हम लोग बहुत बड़े हैं साइज़ में, इसलिए हमें ज़रूरी होता है कि हमें सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिले। अब फिश में क्या होता है कि गिल्स में जो उनका तो गिल्स में ही उन लोगों का सारा मतलब ऑक्सीजनेशन का काम हो जाता है, तो उन्हें सिर्फ एक चक्कर लगाना पड़ता है। लेकिन हमारी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और हमारी बॉडी के मोस्ट ऑफ द सेल्स जो है वो बहुत डीप डाउन है, इसलिए हमें 2 बार ब्लड सर्कुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब ये है क्या कि एक ब्लड या फिर एक सेल 2 बार चली जाती है? नहीं, इसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा ब्लड जो है वो 2 सेपरेट साइकिल्स में घूम रहा होता है हमारी बॉडी में। अब ये 2 साइकिल्स को पावर करने के लिए हमारे बॉडी में 4, मतलब हमारे हार्ट में 4 आउटपुट्स है। अब वो हम जानेंगे कि किस तरीके से इनपुट्स और आउटपुट्स है, मतलब 4 दरवाजे हैं जिससे ये 2 सर्कुलेशंस ठीक से हो सकती है। तो उसका एक छोटा सा डायग्राम मैं आप लोगों को बता दूं। देखो, ये डबल सर्कुलेशन का डायग्राम है, कुछ यहाँ एक और एक यहाँ पे आप लोगों को सिस्टमेटिकली दिख जाएगा किस तरीके से सर्कुलेशंस हो रहे हैं। तो अब हम थोड़ा सा उसकी थियोरी पे आ जाते हैं कि क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है डबल सर्कुलेशन की। तो डबल सर्कुलेशन, लेट्स बिगिन। ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स। ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स, तो लंग्स पे ऑक्सीजनेशन होता है। द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट इज़ यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। अगर ये मिक्स हो गए तो इतना इफिशिएंटली हमारा हार्ट नहीं काम कर पाएगा। तो इसीलिए सिंस द सेपरेशन अलाउज हाईली इफिशिएंट सप्लाई ऑफ ब्लड टू द बॉडी, दिस इज़ यूजफुल इन एनिमल्स दैट हैव हाई एनर्जी नीड्स, जैसे हम लोग, सच एज बर्ड्स में भी 4 चैम्बर वाला हार्ट होता है। मैमल्स मतलब हम लोग, which constantly use energy to maintain their body temperature. In animals that do not use energy, the purpose of body temperature depends on the temperature in the environment. अब देखो, हम मैमल्स और बर्ड्स ना कुछ ऐसे स्पेशल प्राणी हैं जो लोग हमारे खुद के बॉडी का टेम्परेचर खुद मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन जो फिशेस होती है या फिर फ्रॉग्स होते हैं तो वो उनके बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल या फिर मेंटेन नहीं कर सकते। वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, और वो लोग कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, तो उनके बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग्स के टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। हमारे बॉडी का टेम्परेचर हमारी बॉडी खुद डिसाइड करेगी, इसलिए हमारे बॉडी का टेम्परेचर 35-36 तक होता है। और ये एक बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अब एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस मतलब क्या? हमारे बॉडी को ये काम करने के लिए बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, और इसलिए हमें एक बहुत ज़्यादा इफ़िशिएंट पंप की ज़रूरत होती है। हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा इफ़िशिएंटली काम करने की ज़रूरत होती है फंक्शन करने के लिए। इतना डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दो। सच एनिमल्स लाइक एम्फीबियंस एंड मेनी अदर रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट्स। तो देखो, रेप्टाइल्स 3 चैम्बर्ड हार्ट्स and tolerate some mixing of oxygenated and deoxygenated blood streams. Fishes and on other hands have 2 chambered heart, जैसे मैं कहा, fishes
CHAMBERD, chambered heart, and the blood is pumped टू द गिल्स। तो गिल्स सब कुछ साफ सफाई करके दे देते हैं, तो इन लोगों को सिर्फ एक ही राउंड ठीक है चल जाता है। इज ऑक्सीजनेटेड देयर एंड पासिस डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो गिल्स में जो है इनका पूरा का पूरा साफ सफाई हो जाता है ब्लड का, मतलब ऑक्सीजनेशन हो जाता है और डायरेक्टली वो बॉडी में पंप किया जाता है। लेकिन हमारे में ऐसा नहीं है। Thus, blood goes only once through the heart in the fish during the cycle of passage through the body. On the other hand, it goes through heart twice during each cycle in other vertebrates जैसे हम लोग। This is known as double circulation। तो उनमें सिर्फ एक ही चक्कर लगता है, हमारे में दो चक्कर लगते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन। अब ये डबल सर्कुलेशन का डायग्राम है, वो डायग्राम हम लोग ठीक से समझ लेंगे। अब चलो, सबसे पहले जो तीन सबसे इम्पोर्टेंट मसल या फिर तीन इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है वो जान लेते हैं। देखो, अब मैं थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ठीक से समझा सकूँ। ग्रीन कलर का कर लेते हैं। अब देखो, यहाँ पे हमारे लंग्स है, यहाँ पे हमारा मसल है या फिर ऑर्गन है, और ये हमारा हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल, ये दिल है। चलो, ये तो समझ में आ गया आप लोगों को, दिल, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल। तो ओके, अब हम डबल सर्कुलेशन किस तरीके से काम करती है ये जान लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आ रहा है। देखो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आ रहा है, वापस से पंप किया जाता है वेंट्रिकल्स के द्वारा। कहाँ पर? लंग्स में। लंग्स में इसे ऑक्सीजनेट किया जाता है, ऑक्सीजनेट किया जाता है, ऑक्सीजनेशन करके, मतलब ऑक्सीजन इसमें भर दी जाती है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से हार्ट में आ जाता है, फिर से इसे पंप किया जाता है। कहाँ पर? तो अब देखो, ये हो गई एक साइकिल, ओके, कि भाई आ गया ब्लड, उसके बाद फिर से हार्ट तक आ गया ब्लड। अब फिर से इसे प्योर ब्लड को फिर से पंप किया जाता है मसल्स में। मसल्स में फिर से इसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो कंज्यूम की जाती है, और फिर से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है हार्ट में वापस, मतलब यहाँ से भेज दिया जाता है, यहाँ पे आ जाता है। तो दिस इज़ हाउ डबल सर्कुलेशन हैपन्स। अब इसमें जो छोटे ऑर्गन्स है जो यूज़ किए गए हैं, तो वो है आर्टरीज, वेंस, और हाँ बस यही हो गया। और ये पल्मोनरी वेंस और फिर ये पल्मोनरी आर्टरीज। अब वेंस का, आर्टरीज का हम फंक्शन जान लेते हैं। वेंस ऑलवेज कैरी ब्लड फ्रॉम ऑर्गन टू हार्ट। वेंस फ्रॉम ऑर्गन टू हार्ट, ओके। और जो आर्टरीज है वो फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन। ये बस आप लोग जान लो। अब ये पल्मोनरी, अब ये तो आर्टरी होनी चाहिए वैसे आप कहोगे, तो देखो ये आर्टरी होती है, बस इसे नाम वेन दिया गया है। वेन नाम क्यों दिया गया है? बिकॉज इट टेक्स ब्लड फ्रॉम ऑर्गन टू हार्ट, इसीलिए इसे नाम दिया गया है। वैसे ही आप कहोगे सर ये तो वेन होनी चाहिए ना, इसमें तो डीऑक्सीजनेटेड जा रहा है। देखो, दिस इज ऑल्सो अ वेन बट वी कॉल इट एज अ आर्टरी। क्यों? बिकॉज ये इट टेक्स ब्लड। अब आर्टरी क्या करती है? देखो, फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन, तो ये देखो, ये भी फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन ले जाती है, इसीलिए। बस यही कहना था इस डबल सर्कुलेशन में। अब हम और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं ट्यूब्स के ऊपर, मतलब वो जो है ब्लड वेसल्स के ऊपर। आर्टरीज आर वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे। देखो, आर्टरीज आर वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट and to various organs. Since the blood emerges from the heart under high pressure, the arteries have thick elastic walls. अब देखो, arteries, important points लिख लेते हैं because these are very very important for your exam. Away, वे हो गया, away from दिल, ओके। उसके बाद इलास्टिक, थिक, हाँ हो गया, थिक एंड इलास्टिक वॉल्स।
वेन्स के बारे में जान लेते हैं। VEINS। वेन्स में क्या होता है? कलेक्ट ब्लड टू दिल। ओके, उसके बाद इनमें क्या होता है, अब देखो पैर से, अब समझो ये रामू है और रामू ऐसे, रामू थोड़ा क्यूट है, समझ लो आप हो, चलो आप बहुत ज़्यादा क्यूट हो तो इसलिए आप ऐसे खड़े हो दो पैर पे। तो देखो, रुक जाओ, थोड़ा और क्यूट बना दो आप लोगों को। तो देखो, ये हो आप, ये आपके लेग्स, ये आपके हाथ। अब यहाँ से ब्लड आ रहा है आपके दिल तक, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ग्रेविटी से ब्लड नीचे आ जाए, राइट? बिकॉज ग्रेविटी हर चीज़ को नीचे पुल करती है। तो ये रोकने के लिए वेंस के अंदर भी वॉल्व्स होते हैं। तो वो वॉल्व्स कुछ इस तरीके से होते हैं। रुक जाओ, मैं ठीक से ड्रॉ कर लूँ आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए। देखो, तो कुछ इस तरीके का ये वॉल्व होता है। अभी ये इस वॉल्व का काम क्या होता है मुझे बताओ। नहीं पता? चलो मैं बता देता हूँ। जब भी चलो ब्लड आगे जाएगा ना, तो वो वापस नहीं आ पाएगा। जैसे ही ब्लड आने की कोशिश करेगा ना, ये ऐसे क्लोज होके ब्लड का सप्लाई रोक देंगे नीचे जाने का, तो फिर ब्लड सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो इस वजह से इनमें होते हैं वॉल्व्स। दूसरी बात, वेन्स कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट, ओके, दे डू नॉट नीड थिक वॉल्स। तो इनको ज़्यादा प्रेशर सहन नहीं करना पड़ता जिस तरीके से इन्हें करना पड़ता है। आर्टरीज में हार्ट का पूरा प्रेशर आता है, वैसे इनमें नहीं होता। तो इंस्टेड दे हैव वॉल्व्स दैट इंश्योर दैट ब्लड फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन। तो इनमें वॉल्व्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वॉल्व्स होते हैं। ऑन रीचिंग द ऑर्गन और टिश्यू द आर्टरी डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर वेसल्स। तो जैसे जैसे आगे जाएगा तो इतना बड़ा आर्टरीज फिर से डिवाइड होगा, उसके बाद छोटा छोटा और छोटा छोटा हो जाएगा, फिर और छोटा छोटा हो जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये कुछ ज़्यादा ही छोटा हो जाएगा और ये हेयर जितना थिन होता है, और उस चीज़ को हम कह देते हैं कैपिलरीज। तो देखो, वन सेल थिक मतलब सिर्फ एक ही सेल जितना, मतलब इस साइड पे एक सेल, इस साइड पे एक सेल, मतलब कुछ ऐसा, इस साइड पे कुछ सेल्स, एक वन सेल थिक लेयर बन जाता है, उसे हम कह देते हैं प्यार से कैपिलरीज। अब ये कैपिलरीज का यूज़ क्या है, देखो ये आपका मसल का सेल हो गया, ये हो गई कैपिलरीज की एक सेल, ओके, ये हो गई दूसरी सेल, और ये कुछ इस तरीके से ऐसे सिलेंडर शेप में है। तो जब भी ऐसे ब्लड अंदर आएगा ना, तो सिर्फ ये ब्लड से यहाँ पे ले जाएंगे न्यूट्रिएंट्स, और फिर डायरेक्टली मसल सेल में डिलीवर होगा वो न्यूट्रिएंट्स। तो इसलिए ये कैपिलरी यूज़ होता है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग्स टेक्स प्लेस अक्रॉस दिस थीन वॉल। The capillaries then join together to form veins and convey blood away from the organ। तो ये देखो यहाँ पे ऐसे एक जाली की तरह बना देता है, और फिर ये आगे कैरी होगा। उसके बाद ये और सारी वेन्स इसे जुड़ जाएंगी, रुक जाओ, और सारी ऐसी कैपिलरीज इसे जुड़ जाएंगी, और कैपिलरीज जुड़ जाएंगी, और ये एक थिक थोड़ा सा मसल थिक वेन बन जाएगा। उसके बाद और सारी जुड़ जाएंगी ऐसी छोटी छोटी थिक वेन्स, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा एक वेन बन जाता है। दिस इज़ ऑल आई वॉन्टेड टू टेल अबाउट वेन्स। अब देखो, हार्ट पंप कर रहा है, मतलब इससे कुछ ना कुछ प्रेशर तो आ रहा होगा वेन्स पे। अब इस प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर के नाम से नॉर्मली जानते हैं। इसके बारे में एक शॉर्ट नोट यहाँ पे दी गई है ब्लड प्रेशर के बारे में, तो वो हम पढ़ेंगे। द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ वेसल इज कॉल्ड एज ब्लड प्रेशर। अब बीपी की गोली चल रही है, मतलब ब्लड प्रेशर कम करने की या फिर बढ़ाने की गोली चल रही है। दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज दैन वेन्स, ऑब्वियसली बिकॉज आर्टरीज डायरेक्टली ब्लड का बाहर झेल रही है। द टिश्यू द प्रेशर सॉरी मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया। द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरीज ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब ये सिस्टोल और डायस्टोल क्या है समझ लो। सिस्टोल मतलब पंप होना, और डायस्टोल मतलब रिलैक्स होना। तो जब भी एक सिस्टोल होगा, मतलब एक, अब देखो ये हार्ट के दो मूवमेंट्स है, एक होता है सिस्टोल, एक होता है डायस्टोल। डायस्टोल मतलब चिल, सिस्टोल मतलब कॉम्प्रेस होना। तो जब ये एक कॉम्प्रेस हो जाता है हमारा हार्ट, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है हमारी वेन्स पर। तो जब भी एक वेंट्रिकल सिस्टोल में जाता है, मतलब जब ये दबाता है खुद को, तो ब्लड पंप होता है, तो वो वाला जो प्रेशर होता है ना, तो उसे हम कह देते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। मतलब
जो सिस्टोल की तरह टाइम पे जो प्रेशर आए उसे हम कह देते हैं एक सिस्टोलिक प्रेशर. एंड प्रेशर ऑफ इन आर्टरी ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर डायस्टोल, मतलब जब ये चिल होगा तब भी थोड़ा थोड़ा प्रेशर होगा, तो उस प्रेशर को हम कह देते हैं डायस्टोलिक प्रेशर. द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इज अबाउट 120. सिस्टोलिक प्रेशर इज 120 mm पर Hg. अब ये mm पर Hg क्या है, तो ये एक यूनिट है प्रेशर नापने का. ओके. और जब डायस्टोलिक प्रेशर है तो वो होता है 80. अब ये BP 90 चला गया, BP 100 चला गया, इसका क्या मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है वेन्स पे. और इस बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से क्या होता है कि हाइपरटेंशन हो जाती है, नस फट जाने स्टार्ट हो जाती है और लाल लाल चेहरा हो जाता है, और भी कई सारे इसके कॉम्प्लिकेशंस है, ब्रेन पे भी डैमेज आ सकता है. तो बस यही था. और इंटरनल ब्लीडिंग भी हो जाती है, नसें फटना स्टार्ट हो जाती है. तो ब्लड प्रेशर इज़ मेजर्ड विद द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज स्फिग्मोमैनोमीटर. अब ये बहुत बड़ा नाम है, स्पेलिंग डायरेक्टली याद रख लो. स्फिग्मोमैनोमीटर. स्फिग्मोमैनोमीटर. हाई ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइपरटेंशन. हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन. हाइपर मतलब हाई, और जो हाइपो होता है वो होता है कम. हाइपोटेनियस मतलब कम डिस्टेंस वाला सबसे. हाइपर मतलब बहुत बड़ा. इज caused by constriction of atrioles which results in increased resistance to blood flow. तो जब भी ज़्यादा प्रेशर आएगा ना तो ब्लड फ्लो को रेजिस्ट करना स्टार्ट कर देगा, और दिस मे लीड टू रप्चर ऑफ आर्टरी एंड इंटरनल ब्लीडिंग. तो आर्टरीज फटना स्टार्ट हो जाती है और ये इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है. तो दिस इज़ व्हाट इट स्टेट्स. अब देखो, इतना बड़ा सिस्टम है, इतना बड़ा डबल सर्कुलेशन का सिस्टम है, हार्ट है, ये सारी चीज़ें हैं, तो इन्हें रिपेयर करने के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए. हमारी ओवरऑल बॉडी को भी यहाँ वहाँ खरोच आ जाती है तो ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, तो इसे भी रोकने के लिए एक सिस्टम चाहिए. इसलिए काम में आती है प्लेटलेट्स. अब ये प्लेटलेट्स क्या होती है इसके बारे में मैं बता दूँ. What happens if these systems develops a leak? Think about the situation when we are injured and start bleeding. Naturally, the blood loss is minimized. In addition, the leakage would lead to loss of pressure, which would reduce the efficiency of pumping system. To avoid this, okay, चलो वो सब छोड़ो, मैं आप लोगों को बता देता हूँ. देखो, ये चीज़ जो है ना, हमारी समझो आपका यहाँ पे कुछ ब्लेड से कट गया, या फिर आप लोगों ने कहा मैं जान दे दूंगा, और ये ऐसा किसी ने किया. आई डोंट सपोर्ट सुसाइड विसाइड, वो सब छोड़ दो पहले. अगर किसी ने ऐसे काट दिया समझ लो ऊपर से ही काट दिया, चलो, तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी. ब्लीडिंग होगी मतलब प्रेशर तो वेस्ट जा रहा है, उसके बाद इफ़िशियंसी भी हार्ट की कम हो रही है. तो ये रोकने के लिए क्या होता है, एक सिस्टम बॉडी ने डेवलप किया है प्लेटलेट्स नाम से. प्लेटलेट्स उस जगह पे आ जाएंगे, वहाँ पे जाके जम जाएंगे, और वो एक क्लॉट फॉर्म करेंगे. क्लॉट, ब्लड क्लॉट, जो ब्राउन ब्राउन कलर का दिखता है. ब्राउन रंग दे, तो ब्राउन कलर का दिख जाता है, ब्राउन मुंडे, तो वो ब्राउन कलर का दिख जाता है. और फिर वहाँ पे एक प्लग की तरह काम करता है, वो ब्लीडिंग रोक देता है, और फिर सिस्टम को रिपेयर करने के लिए टाइम मिल जाता है, और इस तरीके से रुकती है हमारी ब्लीडिंग. तो प्लेटलेट्स का ये काम है. प्लेटलेट्स अलॉन्ग विथ 21 अदर जो एलिमेंट्स होते हैं, माइक्रोग्लोब्यूल्स होते हैं, तो उनके हेल्प के थ्रू ये क्लॉट रोकने का काम, क्लॉट बनाकर ब्लीडिंग रोकने का काम करते हैं, और फिर ये सिस्टम को रिपेयर करने का भी काम कर देते हैं. तो ये हो गई प्लेटलेट के बारे में जानकारी. अब देखो, ऐसा नहीं होता कि ये कैपिलरीज हर जगह पहुंच जाए. कैपिलरीज जो हमने 2 से 3 4 5 मिनट पहले पढ़ी थी, तो ऐसा नहीं है कि ये लिम्फ जो कैपिलरीज है तो वो हर जगह पे ठीक से काम कर पाए. तो इसके लिए, या फिर हर जगह पे पहुंच सके, इसलिए हमारी बॉडी ने एक और क्लीनिंग मैकेनिज़्म लगाया है. तो वो क्लीनिंग मैकेनिज़्म का नाम है लिम्फ. अब लिम्फ का क्या काम है? देयर इज़ अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड ऑल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन. तो इसका भी काम ट्रांसपोर्टेशन जैसा है, ब्लड की तरह काम करता है. बस यह है कि इसमें ब्लड की तरह सेल्स नहीं होते, आरबीसीज नहीं होती. इट इज़ कॉल्ड एज लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड. Through the pores present in the wall of capillaries, some amount of plasma, proteins, and blood cells escape into intercellular spaces in the muscles
टू फॉर्म द टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ। अब ये ब्लड सेल्स जो कहा गया है ना, ब्लड के अंदर बहुत सारे टाइप की सेल्स होती है, सिर्फ रेड ब्लड सेल्स ही ब्लड सेल्स नहीं होती, वाइट ब्लड सेल्स होती है, उसके साथ साथ कई सारे और भी फैक्टर्स होते हैं जो बाहर निकलते हैं कैपिलरीज से, टिश्यू के अंदर घुसते हैं, घुस के मारेंगे। तो इट इज़ सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड बट कलरलेस एंड कंटेन्स लेस प्रोटीन्स। तो लिम्फ जो होता है ना, तो वो कलरलेस होता है, उसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं। लिम्फ ड्रेन्स इनटू द लिम्फेटिक कैपिलरीज फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो देखो, चलो ये हो गई, चलो मैं आप लोगों को एक डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूँ किस तरीके से हमारा एक मसल डिज़ाइंड होगा। या फिर चलो कोई भी एक रैंडम फैट का मसल ले लेते हैं। चलो, तो फैट का जो एक टिश्यू है तो वो कुछ इस तरीके से होगा ना। तो ये इंटरसेल्युलर स्पेसेस से ट्रैवल करता है। इंटरसेल्युलर मतलब दो सेल के बीच में। तो ये यहाँ से ऐसे ऐसे ट्रैवल करके अपना रास्ता बना लेगा। तो इसका क्या काम होता है, तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट भी कैरी करता है अपने के साथ, उसके साथ साथ ये डिफेंस मैकेनिज्म में भी काम करता है। और एक इसका एक बहुत ज़्यादा मेजर फैक्टर है, तो वो हम जानेंगे कि ये एक जगह से निकल जाता है और फिर जो है अपने लिम्फ वेसल्स में फाइनली ये ओपन हो जाता है, मतलब लिम्फ वेसल में ये चला जाता है। और फिर ये लिम्फ वेसल्स बड़े बड़े वेन्स के अंदर ड्रेन हो जाते हैं। लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट इनटू द फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस बैक इन द ब्लड। तो अब ये इनका काम तो आप लोगों को समझ में आ गया। तो ये सेल्स के बीच बीच में से जाते हैं और साफ़ सफाई करते हुए जाते हैं, नाइट्रोजन वेस्ट भी कैरी कर लेते हैं और ये बड़ी सी ब्लड वेसल में ड्रेन हो जाते हैं। उसके बाद जो एक्सेस मसल में जो फ्लूइड है तो वो वापस से सेलुलर स्पेसेस से ब्लड में जाके मिल के फिर मतलब नॉर्मल सर्कुलेटरी सिस्टम में चला जाता है। तो बेसिकली ये प्लाज्मा की तरह है, मतलब ये प्लाज्मा ही है वैसे, सिर्फ उसके साथ साथ जो प्रोटीन्स है वो है, लेकिन इसमें रेड ब्लड सेल्स नहीं आते, वाइट ब्लड सेल्स भी इसके साथ चले जा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये निकल के सेल्स के थ्रू जाएगा। तो ये एक अलग टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम ही हम इसे मान सकते हैं। अब इसे हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। अब ये लिम्फेटिक सिस्टम किस तरीके से काम करता है वो हम जान लेते हैं। ये देखो, ये दिल है, तो ये मेरा दिल है, ये दिल है, और ये हो गया हमारे कैपिलरीज का सिस्टम। अब ये ग्रीन कलर का जो आप लोगों को दिख रहा है ना, ये तो ये हो गई, देखो, लिम्फेटिक कैपिलरीज। लिम्फेटिक कैपिलरीज मतलब लिम्फ का भी खुद के कैपिलरीज होते हैं, तो वो लिम्फेटिक कैपिलरी। ये टिश्यू फ्लूइड, और ये हो गया, ये देखो, चलो ये टिश्यू का ये टिश्यू का कुछ इस तरीके से सेल है, टिश्यू के सेल से ये ब्लड की कैपिलरी है। तो जो ब्लड की कैपिलरीज जो टिश्यू के अंदर है, टिश्यू के बाहर के सरफेस पे है वो। उसके बाद एक सेपरेट नेटवर्क जो आप लोगों को दिख जाएगा, तो वो ये वाला है, ये जो ग्रीन कलर का है। तो इसमें से जो लिम्फ है वो बह जाता है। उसके बाद ये लिम्फ आ जाता है लिम्फ नोड्स में, और उसके बाद ये लिम्फेटिक ट्रंक के थ्रू एक नॉर्मल सी वेन में ड्रेन किया जाता है सारा का सारा वेस्ट मटेरियल और एक्सेस जो चीज़ें हैं वो। तो दिस इज़ हाउ लिम्फेटिक सिस्टम फंक्शंस। अब ये लिम्फेटिक सिस्टम बॉडी में हर जगह पे प्रेजेंट होती है, बस ये जितनी ज़्यादा सर्कुलेटरी सिस्टम है उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, लेकिन कुछ सिग्निफिकेंट क्वांटिटी में आप लोगों को ये लिम्फेटिक सिस्टम दिख जाएगी। तो ये अलग टाइप की सर्कुलेटरी सिस्टम हम आप लोग इसे मान सकते हो। तो बस ये था पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन। तो हमने ट्रांसपोर्टेशन में स्टार्टिंग से क्या देखा, हमने प्लांट्स के बारे में जाना, उसके बाद हमने एनिमल्स के बारे में जाना। अगर आपने पूरा का पूरा लेक्चर ये नहीं देखा, आपने सिर्फ ये शॉर्ट लेक्चर देखा है, तो मैं प्लांट का एक रिकैप दे दूँ। प्लांट्स में नॉर्मली डिफ्यूजन भी हो सकता है, और अगर बहुत ज़्यादा बड़ा प्लांट है तो उसमें आ जाएगा जाइलम फ्लोएम। जाइलम पानी के लिए, फ्लोएम खाने के लिए। ये सिर्फ एक डायरेक्शन में, इसमें ज़्यादा एनर्जी नहीं यूज़ होती, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है। ये हमने जाना प्लांट्स के बारे में। अब हम ये सिर्फ समरी ले रहे हैं, ओके। आप लोगों को मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप लोग वो भी लेक्चर देख के आ जाओ। उसके बाद जो है हमने जाना कि जाइलम फ्लोएम किस तरीके से काम करती है, सीव ट्यूब्स वगैरह वो जाना। उसके बाद हम आए ह्यूमन पे। ह्यूमन के बारे में हमने क्या जाना, सबसे पहले हमने दिल जाना, दिल के बाद हमने जाने वेन्स, कैपिलरीज, किस तरीके से डबल सर्कुलेशन काम करता है वो जाना। उसके बाद हमने जाना लिम्फ, प्लेटलेट्स, और थोड़ा सा हमने ब्लड के बारे में स्टार्टिंग में जाना था वो।
दिस इज़ ऑल मेक्स आवर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या फिर हम इसे कह देते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि ये सर्कुलेशन में काम करता है। अब ये तो हो गया, हमने प्रेशर के बारे में, ब्लड प्रेशर के बारे में भी जाना, ये बीपी मतलब ब्लड प्रेशर, इसके बारे में भी जाना। अब हम जानेंगे एक्सक्रीशन में नेक्स्ट क्लास में, तो वो हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई हाईली रिकमेंड एंड इनवाइट यू फॉर द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस टॉपिक, जो इसके बाद अपलोड होगा। वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और कंक्लूडिंग लेक्चर होगा पूरे के पूरे सीरीज़ का। किस तरीके से अब ये जो प्रोसेसेस हो रही है, इनके बाय प्रोडक्ट्स किस तरीके से निकाले जाएंगे, किस तरीके से इसके बाय प्रोडक्ट्स बाहर निकाले जाएंगे, वो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। अब यू गाइज आर वॉचिंग विन साइंस। अगर आप लोगों को इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली है, जो कि मिली है, इतना सब कुछ पढ़ा है हमने, शायद ये 1-1.5 घंटे का लेक्चर हो चुका होगा, तो अगर आप लोगों को इसमें से वैल्यू मिली है तो प्लीज़ सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। दूसरी बात, आप लोगों को जो है लाइक और शेयर भी कर देना है, और नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली आना है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।